हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, द सोलर सिस्टम। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था। अब ये सोलर सिस्टम के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? दरअसल में बताने की कोशिश ये की जा रही है कि आप जिस यूनिवर्स के जिस पार्ट के जिस कोने में रहते हैं उस कोने का नाम ही है सोलर सिस्टम। वैसे बहुत सारे जैसे प्रॉक्सिमा गैलेक्सी, साइरस स्टेट, ये सब अलग अलग गैलेक्सी के नाम, नेबुला, पल्सर्स, क्वासर्स, ये सब अलग अलग गैलेक्सीज के नाम हैं। लेकिन आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे। जैसे अगर आपका कोई एक एलियन हो और वो एलियन दोस्त आपसे मिलने आ रहा हो तो वो आपका एड्रेस कैसे पता करेगा? तो सबसे पहले पता करेगा आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो गैलेक्सी वे का नाम लिखेगा मिल्की वे। फिर गैलेक्सी वे के कौन से पोर्शन में रहते हैं तो उसको टाइप करेगा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में 9th प्लैनेट, उस 9th प्लैनेट के कौन से पोर्शन में रहते हैं तो आप कहेंगे अर्थ। फिर अर्थ के कौन से कंट्री में, तो अर्थ में इंडिया। फिर इंडिया के कौन से प्रदेश में, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, तब कहेंगे संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर कौन से एरिया में? खलीलाबाद। तो इस प्रकार से वो एलियन दोस्त पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से यूनिवर्स की अपने एक निश्चित एड्रेस बनाए गए हैं। तो हमारे एड्रेस का, जिसमें हमारा सूरज आता है, उसका नाम है सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सोलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए डिफिनीशन भी लिखी हुई है कि द सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सन जरूर रहेगा, 9th प्लैनेट्स, 9 आपके प्लैनेट रहेंगे, एंड देयर सैटेलाइट्स, और 9 प्लैनेट से क्या रहेंगे? सैटेलाइट्स जो होंगे, विथ द थाउजेंड ऑफ स्मॉल हेवनली बॉडीज, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। मतलब उनके साथ, मतलब आपका सूरज, 9 प्लैनेट और विथ आपके सैटेलाइट्स जितने, जैसे आपके अर्थ के 1 हैं, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के 56 हैं, ऐसे ऐसे करके बनाए गए। तो वो सब इनके चारों तरफ क्या हो गए, तो उन सबको भी काउंट किया जाएगा और साथ में एस्टेरॉयड्स, मीटियोराइड्स और कॉमेट्स को भी कंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है द सन। अब बात करते हैं सन की, बात करते हैं। तो आप जब अपने घर से बाहर निकलते दिन के समय तो आप जो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखते हैं, दरअसल वो सन जो है पूरी तरह से गैस का बना हुआ है। जी हाँ बच्चों, वो पूरी तरह से गैस का बना हुआ है और वो जो गैस उसके अंदर लगती है उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। जब 2 हाइड्रोजन आपस में, असल में क्या, तो उस गैस में इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि उस हाई प्रेशर की वजह से जब 2 गैस आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दोनों हाइड्रोजन गैस मिल करके हीलियम बनाती हैं। और जैसे हीलियम बनता है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लिबरेट होती है और उसी एनर्जी से आपका सूरज क्या करता है? ग्लो करता है। तो मैंने वही बताने की कोशिश किया है कि द सन इज द नियरेस्ट स्टार। याद रखिएगा बच्चों, सन जो है आपके अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, एंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके अंदर 2 ही प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, या तो वो हाइड्रोजन होगा या तो वो हीलियम होगा। एंड ग्लोज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। याद रख लीजिएगा, मैंने अभी आप कह रहे हैं जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, तो जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तब वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं दरअसल में वो सूरज की इसी टेक्नोलॉजी को नकल करके बनाए गए। मतलब आपके पास भी अगर आप एक छोटा सा सूरज घर पर ही बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या किया जा सकता है? बशर्ते उसके लिए और कुछ नहीं बल्कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और यही कोई 2-3 ट्रिलियन प्रेशर चाहिए। तो जब इतना प्रेशर लगा देंगे तो सूरज आपके घर में बन जाएगा। और आपको पता है साइंटिस्ट जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल सूरज को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने फ्रांस में इसकी कोशिश भी शुरू कर दी है। फ्रांस में एक छोटा सा आइलैंड है जो कभी फ्रांस का जेल हुआ करता था, तो वो समुद्र से बहुत दूर है, तो मतलब आइलैंड से बहुत दूर है। तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पर पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट हर साल उसमें 15-15 मिलियन डॉलर देते हैं और उस डॉलर से वहाँ पर सूरज बनाया जा रहा है। जब वो सूरज बन जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लाइट को हमको स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि उस वक्त हमारे पास ऊर्जा की क्या होगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिलती रहेगी। तो चलिए एक ओवरव्यू देखते हैं सन के बारे में। तो सन की जो डिस्टेंस होती है वो आपके अर्थ से 149.60 मिलियन किलोमीटर आपके अर्थ से दूर है। दूसरा, इसकी साइज
उसकी जो साइज होती है वो 109 टाइम्स इन ऑफ द अर्थ मास, वह अर्थ के मास का 109 गुना भारी है। मास, इसका मास जो है 333,000 टाइम्स अर्थ से भारी है। और उसका जो डायमीटर है वो 14 इंटू 10⁵ किलोमीटर का है। और उसका जो टेम्परेचर है देखिए 15 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब ये 1.5 करोड़, ये 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ नहीं 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़, हाँ 1 मिलियन, करीब 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बराबर को उसका आएगा। 1 करोड़ ना, 1 करोड़ 5 लाख, हाँ 1 करोड़ 5 लाख उसका टेम्परेचर होगा। मतलब ये बेटा वो टेम्परेचर है जब आपके अर्थ का हैवीएस्ट से हैवीएस्ट मेटल अगर इस टेम्परेचर पे रख देंगे तो पूरी तरह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपना मॉलिक्यूलर स्टेट छोड़ देगा। और उसकी जो एज है, सूरज की जो एज डिसाइड की गई है, अगर एज के हिसाब से, तो हमारे सूरज का जो एज है वो 10 बिलियन ईयर्स है। और ये 10 बिलियन ईयर्स में जो कंप्लीट कर चुका है वो 5 बिलियन ईयर कंप्लीट हो चुका है। यानी अब सूरज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। अब क्वेश्चन होता है कि सर प्लैनेट्स क्या होता है? तो मैंने पूरी प्रीवियस डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था कि वो बॉडी जो सूरज के चारों तरफ क्या करती है, फिक्स्ड सर्कुलेटरी पाथ में क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, सॉरी प्लैनेट्स कहते हैं। तो देखिए प्लैनेट्स की मैंने वही डिफिनीशन लिखी है कि द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन ए क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ। अब आप कहेंगे सर इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ ऐसा होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में सूरज है तो इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए। किसी को इलिप्टिकल पाथ यानी वो पूरी तरह से एक, यानी उसका एक सिरा यहाँ पर हो कि जहाँ से वो बहुत काफ़ी खुला और दूसरा सिरा काफ़ी खुला हुआ हो, तो इसी को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। तो एक्चुअल में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी सूरज के चारों तरफ इसी तरह से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ में। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से सूरज के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए सूरज के सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। और हमारे अर्थ से मरकरी ही आसानी से देखा जा सकता है। और मरकरी की चमक बहुत ज़्यादा होती है, इस नाते ये हमको बड़े आसानी से दिख जाता है। अगर चूंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक है तो इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है, यानी कि इसका जो एक चक्कर लगाने का जो समय है वो कितना है, 88 डेज। यानी इनके यहाँ अगर साल मनाते होंगे तो 88 दिन में ही इनका क्या हो जाता है, साल पूरा हो जाता है। लेकिन सूरज से सबसे नज़दीक होने की वजह से इसका जो दिन का टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है। और रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हिस्सा सूरज के एक्सपोजर्स में रहेगा वो 430 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और जो हिस्सा अंधकार में रहेगा मतलब यानी ये हिस्सा जलेगा और इस हिस्से में बर्फ बनी रहेगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। उसके बाद आ जाते हैं वीनस पर। वीनस के बारे में खासियत तो देखिए एक्चुअल वीनस जो है हमारे अर्थ के सबसे नज़दीकी ग्रह, यानी एक साइंटिस्ट ने कहा था कि वीनस और अर्थ का जो ओरिजिन हुआ तो वो दोनों एक साथ हुआ, दोनों प्लैनेट्स पर एक ही प्रकार का एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट पाया जाता है। लेकिन कुछ कारणों से वीनस जो होते हैं अपनी ग्रेविटी को खो चुका हुआ है, या ये कह सकते खो नहीं चुका होकर कि चूंकि सूरज के सबसे नज़दीक होने की वजह से ये सोलर फ्लेयर को सबसे ज़्यादा फेस करता है। इस नाते यहाँ से साइंटिस्ट लोग देखे कि इसके एटमॉस्फेयर में जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। अब आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते होंगे या शाम को दिखते होंगे तो आपको एक तारा पूरब और पश्चिम दिशा में, यही दो तरह में, जब शाम के समय होगा पश्चिम दिशा में तो आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और सुबह पूरब दिशा में दिखाई देगा। तो एक तारा जो बहुत चमकदार दिखाई देता है, एक्चुअल में वो तारा नहीं है, दरअसल में वो क्या है, वीनस ग्रह है, प्लैनेट है। और ये क्वेश्चन है चमकता क्यों है? दरअसल में यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है। होता ये है कि सूरज की रोशनी ये इसके अंदर तो एंट्री कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर कई गुना बढ़ा देता है, 4 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। उसके बाद है हमारे प्लैनेट्स का नंबर। हमारे प्लैनेट्स को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं भाई?
क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा में, पानी के इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर पाई जाती है, उसी प्रकार से हमारे प्लेनेट के आउटर सरफेस में ओजोन की लेयर पाई जाती है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारे अर्थ पर पहुंचने से क्या करता है, रोकता है, रोक देता है। ये हमारी सुरक्षा छतरी है। उसके अलावा देखा गया है कि ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से ये अगर 90 डिग्री है तो मान के चलिए इतना ऐसे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। और जब ये झुका हुआ है तो यानी आपका अर्थ ऐसे झुके झुके क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। फिर इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है, यानी साल, हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ कैलेंडर 365 दिन का होता है, तो करेक्ट कर लीजिए 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे का यह एक रिवोल्यूशन करता है। और याद करिए यही 6 घंटे जब 4 सालों में यानी 4 चक्कर में पूरा करता है तो ये एक दिन हो जाता है, यानी 6 चौक 24 दिन हो जाता है। और जब 24 दिन होता है तो यही मंथ है, फरवरी में जोड़ करके हम वहाँ पर उस वक्त फरवरी 29 की फरवरी कर देते हैं, दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद आ जाते हैं मार्स। मार्स हम लोगों के प्लेनेट का सबसे उत्सुकता वाला केंद्र, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमारे अर्थ के टेम्परेचर के इक्वली बराबर है। और यहाँ के भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन गैसों का वही कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है जो हमारे अर्थ पर देखा गया है, लेकिन थोड़ा सा डेंसर लोअर एरिया में, सॉरी ये रेयरर एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ी सी पतली होने की वजह से ये जो प्लैनेट्स होता है हमको किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मंगल ग्रह के जमीन में फेरिक ऑक्साइड, एक आयरन का ऑक्साइड है, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसी वजह से हमको मार्स किस कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। और किसी समय में यह भी माना जाता है कि मार्स ही वो प्लैनेट है जहाँ पर किसी तरह का एलियन सिविलाइजेशन क्या है, उपलब्ध हो सकता है। इसी वजह से सारे दुनिया अर्थ के जितने भी साइंटिस्ट हैं, प्लेन देश हैं, वो सभी मार्स की तरफ जाना चाहते हैं। अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले भारत ने मंगलयान एक अभियान चलाया था, और वो भारत एकमात्र पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स में क्या गया, पहुंच गया। और भारत की इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई भी मिली है। उसके बाद और मून के बारे में तो आप जानते हैं, 2 मून हैं, एक फोबोस है और एक पाबोस है। फोबोस और पाबोस ये 2 इसके वो हैं, मून्स हैं। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर एक गैस जाइंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ से लेकर के ये जितने प्लैनेट्स हैं ये सभी रॉक से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, इस नाते इनको हम लोग रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। और जुपिटर से लेकर के सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जितने भी प्लैनेट हैं ये सभी गैस जाइंट हैं, इस नाते इनको हम लोग गैस प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ ही गैस है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। और चूंकि ये गैस ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इस नाते इसकी जो ग्रेविटी होती है आपकी अर्थ की ग्रेविटी के 6 टाइम्स ग्रेटर, यानी अगर आपके अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है तो ये इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब इतना, यानी अगर आपका अर्थ पे वजन 6 किलो है तो आप अपना वजन अगर जब जुपिटर में नापेंगे तो आपका वजन 36 किलो होगा। अगर यहाँ पे 60 किलो है तो जुपिटर वजन 360 kg होगा, यानी आप यहाँ पे आपका वजन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे चूंकि इसकी ग्रेविटी फील्ड बहुत ज़्यादा है तो इस नाते सारे गैसों को अपने अंदर सिकोड़ के रखता है, और सिकोड़ने की वजह से यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि यहाँ पर वो H2SO4 की क्या करती है, बारिश करता है। यानी अगर आप वहाँ की बारिश में नहा लेंगे तो आपके खाल क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, जल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये तो हम जब भी जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में, मून्स के बारे में, इनके सैटेलाइट्स के बारे में। तो इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो 53 नोन हैं और 26 प्रोविजनल हैं। मतलब 53 तो जानते हैं, बहुत ज़्यादा मून हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी 26 दूसरे प्लैनेट के क्या टुकड़े भी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मून्स कहते हैं। और इसका एक मून है, उसका नाम है क्या, यूरोपा। वो यूरोपा एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, मतलब सैटेलाइट्स है जो पूरी तरह से पानी का बना हुआ है। तो साइंटिस्टों का अगला उद्देश्य ये है कि हम लोग यूरोपा पे उतर करके लाइफ की क्या करेंगे, खोज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सैटर्न। सैटर्न आपके
अर्थ से थोड़ा दूर दिखाई देने वाला प्लेनेट है। और ये एक बहुत खूबसूरत प्लेनेट है क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग पाई जाती है। और ये रिंग और कुछ नहीं बल्कि ये डस्ट पार्टिकल होते हैं। जब कोई प्लेनेट टूटा होगा तो उसके डस्ट इसके चारों तरफ इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में बढ़ गए होंगे, और जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल ही इसको चारों तरफ से चक्कर लगाती रहती है। और ये सबसे खूबसूरत ग्रह है। और ये अमोनिया की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी अगर एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है, बहुत बड़ा सागर हो, उस सागर में अगर आप सैटर्न को डुबाने की कोशिश करेंगे तो सैटर्न डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, इतना हल्का है वो। इसके पास भी कुल 53 नॉन सैटेलाइट और 9 प्रोविजनल सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूरेनस। यूरेनस के पास कुल टोटल 27 सैटेलाइट्स हैं और कोई नोन नहीं। लेकिन हाँ, एक खासियत ये है कि इसके चारों तरफ भी रिंग पाई जाती है। लेकिन इसका जो रोटेशन एक्सिस है ये लोगों को बड़ा भ्रमित करता है। तो एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया था कि शुरुआत में ये भी ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन क्या हुआ था, एक कॉमेट ने आकर के इसको हिट किया, इसके अपर रीजन पे हिट किया, और जब वो हिट किया तब ये प्लैनेट अपने एक्सिस से रोटेट करेगा और ये वजह से ये आज तक ऐसे घूम रहा है, क्योंकि इसका रोटेशन जैसा है उस प्रकार से किसी प्लैनेट का वैसा रोटेशन नहीं है। उसके बाद नेपच्यून आते हैं। नेपच्यून आपके अर्थ से न दिखाई देने वाला एक सैटेलाइट बन। नेपच्यून बहुत डार्क दिखाई देता और इसके चारों तरफ भी क्या होता है, एक रिंग दिखाई देती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है 240 माइनस में 238, मतलब यहाँ तो अब जाने के बारे में सोचिए नहीं, इतना लो टेम्परेचर है कि आपकी हड्डियाँ तक भी क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, इतना फ्रीज कर जाएंगी, इतना ज़्यादा ठंडा है ये। उसके बाद 9th प्लैनेट प्लूटो के बारे में मैंने बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया था। तो आपको बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।